नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चांगल अर्जुन डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिफेंस लेवल के लिए जनरल साइंस की बात करेंगे और जनरल साइंस के अंतर्गत 20 प्रश्न हम लोग एक एक प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए और जितना हो सके शेयर कर दो दोस्तों। रीना चौधरी, जय हिंद सर। राजेंद्र यादव, गुड इवनिंग सर। महेंद्र यादव, गुड इवनिंग सर। चलो सर, देखिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर फर्स्ट प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट मान बताओ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट मान बताओ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। सरपंच की गुड्डू, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट मान बताओ, यानी एक वैल्यू मैंने सेंटीग्रेड के अंतर्गत दी है दोस्तों और आपको इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। यह प्रश्न कांस्टेबल 2012 में भी पूछा गया है और डिफेंस के अंतर्गत तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है दोस्तों, हद से ज्यादा डिफेंस के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक फॉर्मूला है, एक मंत्र है, वो मंत्र आपको याद रखना। फॉर्मूला नहीं कहूंगा, इसको मंत्र कहूंगा मैं। और मंत्र है दोस्तों, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ये एक फॉर्मूला है, ये एक मंत्र है, इस मंत्र को याद रखना है। और ये ताप मापने की इकाइयां हैं। एक ताप अगर सेंटीग्रेड में दिया गया है तो फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर किसी भी रूप के अंतर्गत हम लोग चेंज कर सकते हैं। लगभग दोस्तों को उत्तर आने लग गया BA। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू जिसमें दी है, एक वैल्यू जिसमें बदलना है। अरे दोस्तों, एक वैल्यू जिसमें दी गई है और एक वैल्यू जिसके अंतर्गत बदलना है। सबसे पहले दी हुई वैल्यू कौन सी है गुरुजी? सेंटीग्रेड। और बदलना किसमें गुरुजी? फ़ारेनहाइट। तो यहां से वो दो फॉर्मूले क्लिक करो। C/5 बराबर F माइनस 32/9। सेंटीग्रेड वैल्यू कितनी है दोस्तों? 0/5 बराबर F माइनस 32/9। 9 को 0 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है? 0 और 5 F माइनस 160। 5 F माइनस 160। अब दोस्तों, यह है गणित की संख्या, यह है गणित की संख्या और यह गणित के साथ में ABCD लगी हुई संख्या। हम छोटे बच्चे थे, अपने को क्या सिखाया जाता था? राम 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 राम। ठीक है, जो गणित के साथ ABCD लगी उसको बराबर के एक साइड में रखना है और बाकी को एक साइड में रखना है। तो देखो 0, अच्छा ये इधर प्लस के माइनस के इधर आएंगे, क्या हो जाएंगे? प्लस के। 0 प्लस 160 बराबर 5 F। 0 में से 160 जोड़ेंगे तो 160 बराबर 5 F। F बराबर होगा दोस्तों 160/5 और इसको काटेंगे तो 5 3 15, पीछे बच गए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, पीछे बच गए 1, उतारे 0 10, 5 दूनी 10। करेक्ट उत्तर गिरा रहे 32 फ़ारेनहाइट आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं दोस्तों? 32 फ़ारेनहाइट आ रहे हैं। सर धीरे पढ़ो बेटा, धीरे रहने का जमाना नहीं है, तो किस दुनिया में जी रहा है? ठीक है, अब धीरे रहो तो धीरे रह जाओगे। आपको पता है कोई भी एग्जाम है, समय बहुत कम कर दिया। कांस्टेबल लेवल के अंतर्गत भी कितना समय कम हो गया है। ठीक है, 150 प्रश्न है और अपने पास 120 मिनट है। ठीक है दोस्तों, तो धीरे रहने का टाइम चला गया है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा फास्ट लो, जितना फास्ट लोगे, आज का जमाना फास्ट का है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड वैल्यू को किसमें चेंज करना था? फ़ारेनहाइट में। करेक्ट उत्तर कितना आ रहा था दोस्तों? 32 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 32। देखो 32 फ़ारेनहाइट कहां है दोस्तों? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ रहा है दोस्तों? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। 32 फ़ारेनहाइट, 32.2 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 210 केल्विन और इनमें से कोई नहीं, तो 32 फ़ारेनहाइट। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? ए हो जाएगा। 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। ठीक है दोस्तों,
अच्छा सर समझ में आना चाहिए, फिर तो हैबिट आ जाएगी। ओके ओके ठीक है दोस्तों। तो 32 है फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या है? C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 R/4। एक वैल्यू जिसमें दी है दोस्तों और एक वैल्यू जिसके अंतर्गत बदलना है, उसके अंतर्गत आपको चेंज करना है। दी हुई वैल्यू और बदलने वाला, तो दी हुई वैल्यू का सूत्र लिखो, जिसको बदलना उसका सूत्र लिखो और वैल्यू लिखो, फिर वेजर गुणा कराओ और फिर ऑटोमेटिक आंसर निकालना है दोस्तों। तो पहले का उत्तर 32 फ़ारेनहाइट। पंचों की नगरी भरतपुर से राम राम गुरुजी, राम राम भाइयों, राम राम। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दो दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर देखिए, 310 केल्विन का सेंटीग्रेड मान बताओ। 310 केल्विन का सेंटीग्रेड मान बताओ। ऑप्शन ए 370 सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 32.5 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 900 सेंटीग्रेड, ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी सेंटीग्रेड वैल्यू पूछ रहा है। नमस्कार नमस्कार, ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपकी स्क्रीन पर 310 केल्विन का सेंटीग्रेड मान बताओ दोस्तों। तो 310 केल्विन का सेंटीग्रेड मान। तो दोस्तों सरपंच का पड़ोसी, गुरुजी को प्रणाम, प्रणाम भाई प्रणाम। ठीक है दोस्तों, देखिए डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब सबका जवाब डी आ रहा है दोस्तों, चंद्रशेखर डी, चंद्रशेखर सरकार डी, विष्णु कुमार डी। ओके दोस्तों, लाइन लगा दी आप लोगों ने, डी। ओके देखो दोस्तों, ये मनुष्य का शरीर का तापमान था, वही फॉर्मूला याद रखना है। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। यानी वही वैल्यू है, आप खुद निकालना। केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है। C/5 बराबर K माइनस 273/5। दोस्तों एक तो जिसमें वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू रखो। सर आज बारिश आवे, आज तो बहुत, हाँ भाई बारिश आ रहे, पकोड़े खाओ, चाय पियो, मजे लो। ठीक है, चलो करेक्ट उत्तर भी आ रहा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, एक तो वैल्यू जिसमें दी हुई है और एक वैल्यू जिसके अंतर्गत बदलनी है, वो फॉर्मूला लिखो और मान निकालो, ऑटोमेटिक उत्तर आएगा। ये मानव शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत है, 98.6 फ़ारेनहाइट के अंतर्गत है। ठीक है, और केल्विन के अंतर्गत गुरुजी 310 केल्विन के अंतर्गत है। ये मानव शरीर का ताप मैंने दिया गया है, केल्विन में मैंने 310 दिया है और सेंटीग्रेड पूछा कितना हो जाएगा गुरुजी, 37 हो जाएगा। 37 ऑप्शन इसके अंतर्गत कोई भी नहीं है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? जल्दी से जल्दी शेयर कर दो दोस्तों। किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? सर मैं अजमेर से नरेंद्र चौधरी रीजनिंग सर बैठे हैं, एच आपकी क्लास देख रहे हैं। ओके दोस्तों, ओके देखो दोस्तों, सर आपके बारिश है, हाँ भाई बहुत ज्यादा बारिश है जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, माध्यम की आवश्यकता किस विधि में नहीं होती है दोस्तों? एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में गर्म करने के लिए 3 विधियां होती है। एक विधि होती है चालन, एक विधि होती है संवहन और एक विधि होती है विकिरण। कौन होती है? विकिरण। कौन होती है दोस्तों? विकिरण। चालन विधि कहती है कि मैं उस पदार्थ को ऊष्मा का संचरण करूंगी जिसमें पदार्थ के कण बिल्कुल कैसे होते हैं दोस्तों? पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास। और दुनिया में पास पास होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं? ठोसों में। तो यह विधि ठोसों पर लागू होती है, यह विधि दर और गैस पर लागू होती है, और यह विधि निर्वात में भी अपना ऊष्मा का संचरण करती है। ठीक है, और किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो निर्वात में कोई पार्टिकल्स या कण नहीं होते हैं, तो इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी अर्थात विकिरण। विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बारिश बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, मैं खुद भीगा हूं। ठीक है, फिर भी आपकी क्लास ले रहा हूं, खुद भीगते भीगते आया हूं अभी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखिए, किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, किस विधि में पदार्थ के कण गतिशील होते हैं? किस विधि में पदार्थ के कण गतिशील होते हैं? जल्दी से जल्दी दोस्तों। चालन,
सेवन विकिरण। अभी मैंने बताया था चालन विधि केवल ठोसों पर लागू होती है, ठीक है, और ठोसों के अंतर्गत ठोस कौन, जो जिसमें पदार्थ के कण बिल्कुल कैसे होते हैं दोस्तों, पास पास होते हैं। कैसे होते हैं रे, पास पास। इसी कारण इसको न तो प्रेशर किया जा सकता है और इसका आकार भी आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। सेवन किस पर लागू होती है, दर और गैस में, दर और गैस में, और विकिरण किस पर था, निर्वात में। तो यह कह रहा है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। तो गतिशील दोस्तों, अपन जब सर्दियों के अंदर कभी नहाते हैं, पानी गर्म करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक रोड में लगाते हैं, यहां से पानी का कण ऊपर जाता है, वापस आता है, यानी इस पदार्थ के अंतर्गत गति करता है। तो किसमें करता है, दरों के अंतर्गत। उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी, सेवन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगी दोस्तों, सेवन विधि। सभी स्टूडेंटों ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया, लाजवाब उत्तर दिया, 777। ठीक है, जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दो। सर ठंड बहुत है, चाय पी लो। ओके भाई, ओके, जरूर पीना आएंगे, ठीक है। चलो, बी 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 बी, रोहित मीना चंद्रशेखर बी 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 बी, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। मही चौधरी प्लस प्लस प्लस। ओके दोस्तों, तो किस विधि में पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, सेवन में होते हैं, चालन में नहीं होते हैं। और इन दोनों विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है और विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और सनलाइट यानी सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, यह सूर्य का प्रकाश इसी विधि से पृथ्वी पर संचरित होता है। ओके, ठीक है दोस्तों, नाम लो सर। ओके भाई, नाम सभी का नहीं ले सके चंद्रशेखर आजाद, लेकिन कुछ कुछ का ले रहे हैं। अच्छा नाम रखा आप लोगों ने। ओके चलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन देती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन देती है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 2 पीनियल काय ग्रंथि, ऑप्शन 3 थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन 4 पैराथायराइड ग्रंथि। जल्दी से जल्दी, एग्जाम कब होगा सर, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। आप अपनी तैयारी में समय लगाएं, एग्जाम के बारे में न सोचें। जो सोचता है वो सोचता रह जाएगा दोस्तों, सोचना नहीं है, केवल अपने को अपने टारगेट पे तैयारी करनी है। ठीक है, ठीक है। देखो पहले भर्तियां आई थी, ठीक है, बोला कोरोना है कोरोना है कोरोना है, और काफी लोग एग्जाम की डेट की तैयारी करते रहे, रीट निकाल दी, पटवारी निकाल दी, कांस्टेबल निकाल दी, वीडियो भी निकाल दिए। ठीक है, तो आप इन चक्रों में न रहें, अपन को जितना समय मिले केवल पढ़ाई पर फोकस करें। ठीक है, ओके दोस्तों, जब भी हो अपन उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि दे रही है, सबका उत्तर आना शुरू हो गया, सी 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 सी। एक बार थोड़ा सोच लो दोस्तों, मैंने कहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो वर्दी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्तर क्या होगा। ए रिचपाल जी कह रहे हैं सर मैं आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है अर्जुन डिफेंस एकेडमी में। हाँ देखो दोस्तों, उत्तर आने लगे, ए बी ए। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कौन सी ग्रंथि लगाती है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। किस ग्रंथि द्वारा होता है, पीयूष ग्रंथि को। और इस पीयूष ग्रंथि को अपन कौन सी ग्रंथि के नाम से जानते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसका जो वजन होता है दोस्तों, ये वजन अपने शरीर में 0.6 ग्राम होती है। कितने ग्राम की होती है, 0.6 ग्राम की। यानी जितनी छोटी है ना बित्ती जमीन में, केवल मारवाड़ी डायलॉग मारे ना, जितनी छोटी बित्ती जमीन में, तो है बिल्कुल 0.6 ग्राम की। लेकिन ये फिर भी कौन सी ग्रंथि है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर अपना क्या नकलती है, नियंत्रण रखती है। ठीक है, ये मस्तिष्क के अंतर्गत होती है। ये जो उत्तर दे रहा है पीनियल का या थायराइड, थायराइड जो होती है वो दोस्तों श्वास नली के दोनों ओर होती है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना, चलो, तो अभी अपन केवल इतना सा प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में क्या याद रखना है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई ना गलत हो जाता है, नो टेंशन, आप उत्तर देते रहो। चलो, सबसे छोटी ग्रंथि होती है सर, अच्छा समझ में आ जाएगा बेटा। चलो, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये तो हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, इसमें समझने वाली ज्यादा कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलो, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि होती है बी 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 ए। सर मैं भी आ गया आपकी क्लास में, रामनिवास जी स्वागत है आपका। ए। चलो जल्दी से जल्दी उत्तर दो दोस्तों, ए। ठीक है, ए बी ए। ओके, रोहित मीना, ठीक है, सांगला सरकार, मदन सिंह, ठीक है, राजेंद्र यादव ए, रोहित मीना बी। देखो दोस्तों, सबसे छोटी ग्रंथि पूछी है,
बी, ए बी ए। ओके, देखो दोस्तों, सबसे छोटी जो ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है वो गुरुजी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी गुरुजी? थायराइड ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ब्लड प्रेशर या बीपी को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ब्लड प्रेशर या बीपी को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? ओके, उत्तर आना शुरू हो गया। हेलो सर, हेलो। चलो जल्दी से जल्दी दोस्तों, स्क्रीन पर इतने कमेंट आने चाहिए कि सरपंच का पड़ोसी भी, ठीक है, इतने कमेंट आने चाहिए कि मेरे को पढ़ने का वक्त नहीं मिलना चाहिए। ब्लड प्रेशर यानी बीपी को नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ब्लड प्रेशर दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, हर लोगों में तनाव है। और उत्तर आने शुरू हो गई है, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके ओके, परसेंट 50 में समझाइए सर आपने। अच्छा, परसेंट 50 में समझाइए। ओके ओके, हाँ, परसेंट 50 जो कांस्टेबल पर चलता है, ठीक है, उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्रत्येक टॉपिक के 100 प्रश्नों को खोल के समझा रखा है, ठीक है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है, जितना ज्यादा हो सके टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, बी 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 एक बार थोड़ा देख लेते दोस्तों, इनके नाम भी बहुत सारे हैं। देखो, ब्लड प्रेशर या बीपी को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो देखो, नंबर 1 ग्रंथि एड्रेनलिन ग्रंथि, नंबर 2 अधिवृक्क ग्रंथि, नंबर 4 थ्रियस ग्रंथि, और ऑप्शन 4 में सभी लिखा है। तो एक बार थोड़ा देरी से सोचते दोस्तों, ब्लड प्रेशर या बीपी को नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथ को अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क का मतलब है किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसी ग्रंथि का एक और नाम जो माना जाता है वो एड्रेनलिन ग्रंथि मानी जाती है। इसी ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं, इसी ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं, इसी ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, संकटकालीन ग्रंथि। इसी ग्रंथि को संकट मोचन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ही ग्रंथि के बहुत सारे नाम है दोस्तों। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी, ठीक है। अच्छा, मेरा सही था। ओके, देखो एक बार नाम पर फोकस करो। एक ग्रंथि के 3-3 4-4 नाम हैं और मैंने उपनाम इसके अंतर्गत प्रश्न के अंतर्गत डाल रखे हैं, कोई नाम। चलो प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, लडो और मरो हार्मोन्स कौन सा है? लडो या मरो हार्मोन्स कौन सा है? ठीक है, लडो या मरो हार्मोन्स कौन सा है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन हार्मोन, 4S हार्मोन, 3F हार्मोन, 3, ठीक है, सेक्स हार्मोन्स। जल्दी से बोलो, लडो या मरो हार्मोन कौन सा है? डी 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 ओके, डी 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 ई कहां? ऑप्शन नहीं है, सरपंच का पड़ोसी बी 4S हार्मोन्स। ओके, सरपंच का पड़ोसी 4S 3F। देखो दोस्तों, लड़ो या मरो हार्मोन ई। ओके, बी ए। अब उत्तर आना शुरू हुआ, ए। सर कंप्यूटर की क्लास कब लगेगी? लग जाएगी दोस्तों, लग जाएगी, कोई नाम। ठीक है, हाँ, इसमें बिल्कुल मैंने प्रश्न लिखा, आपको उत्तर देना, लड़ो और मरो हार्मोन्स कौन सा है? लड़ो और मरो हार्मोन्स कौन सा है? ठीक है, परी ए। सरपंच का पड़ोसी चाय भेज रहा है। ओके भाई, सर्दी बहुत ज्यादा है, ठीक है सर, चाय पी लो। हाँ जरूर पीना आएंगे दोस्तों। चलो देखिए, लड़ो और मरो हार्मोन्स कौन सा है? मैंने दोस्तों हार्मोन्स पूछा है, ग्रंथि नहीं पूछी है। 3S या 4S ग्रंथि के एड्रेनलिन उप नाम थे। एड्रेनलिन ग्रंथि से हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। तो लड़ो और मरो हार्मोन्स पूछा तो केवल एड्रेनलिन हार्मोन होगा, ठीक है। 4S ग्रंथि है, 3F ग्रंथि है, ठीक है, और इससे कोई लेना देना है ही नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर था एड्रेनलिन हार्मोन्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, चलो, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। चलो ऑप्शन के साथ में कुछ क्ल्यू भी लिखे, क्योंकि ये थोड़ा लेट चलता है। पकोड़े खा लो सर, हाँ भाई, जोर से कहेंगे 20 से 20,000। दोस्तों सरपंच का पड़ोसी मैंने लिखा पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। एक बार सोचे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या है? नया बैच कब से शुरू होगा? नया बैच दोस्तों सोमवार से शुरू हो रहा है, सभी बैच सोमवार से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जानी दुश्मन बी 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 ओके,
देखो दोस्तों, प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे जो होती है दोस्तों, एक ध्वनि तरंगे होती है अपसर्वीय ध्वनि तरंगे। कौन सी होती है रे? अपसर्वीय ध्वनि तरंगे। एक ध्वनि तरंगे होती है दोस्तों सर्वीय ध्वनि तरंगे, और एक ध्वनि तरंगे होती है गुरुजी प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो अपन केवल आवृत्ति पर बात करते हैं। अपसर्वीय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है दोस्तों, ये होती है 20 HZ से कम। क्या होती है? 20 HZ से कम। HZ का मतलब होता है हर्ज, और हर्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। सर्वीय ध्वनि तरंगे होते हैं, इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों, ये 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ के मध्य होती है। कितनी होती है? 20 से लेकर के 20,000 HZ के मध्य होती है। और प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है दोस्तों, ये 20,000 HZ से क्या होती है? अधिक होती है। तो आपको किसका पूछा है? प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों का पूछा है, और प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 HZ से क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। 20,000 HZ से क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। ओके, लगभग सबने उत्तर बहुत ही अच्छा दिया है। चलो, और सबका उत्तर लगभग सही जा रहा है। ओके, ठीक है। चलो, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, रेडार और सोनार। प्रश्न नंबर 10 में थोड़ी मिस्टेक थी। चलो, रेडार और सोनार तकनीकी, रेडार और सोनार कौन सी ध्वनि तरंगे छोड़ती है? रेडार और सोनार कौन सी ध्वनि तरंगे छोड़ती है? क्लास संबंधित जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, रेडार और सोनार तकनीकी। मनीषा चौधरी, ओहो सर। ठीक है बेटा, नए बैच कब से प्रारंभ हो रहे हैं? आप इस नंबरों पर कॉल कर दें, अर्जुन क्लासेज के जो नंबर हैं। ठीक है, आप इसका उत्तर दो। रेडार और सोनार कौन सी ध्वनि तरंगे छोड़ती है? रेडार और सोनार, जानी दुश्मन, रीना चौधरी, बी। रेडार और सोनार तकनीकी, बी। लाल सिंह, बी। ठीक है, रीना चौधरी, जानी दुश्मन, बी। ठीक है, लाल सिंह, बी। आकाश, बी। ठीक है, आकाश, बी। ठीक है दोस्तों, लगभग उत्तर आ रहे हैं बी। ओके, देखो, रेडार और सोनार तकनीकी, रेडार और सोनार तकनीकी, प्रसर्वीय ध्वनि, ये दोनों रेडार और सोनार तकनीकी, रेडार और सोनार। सोनार काम करती है दोस्तों जल के अंतर्गत, और रेडार काम करती है गुरुजी वायु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत काम करती है? वायु पर। और दोनों किस पर काम करती है? प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों पर कार्य करती है। कौन करती है? प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों पर काम करती है। ठीक है, और चमगादड़ भी किस सिद्धांत पर काम करती है? प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों पर कार्य करती है। तो रेडार और सोनार तकनीकी सैन्य तकनीकी है जो प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों पर कार्य करती है। ओके, गुड इवनिंग। चलो, प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, चमगादड़ किस ध्वनि तरंगों पर कार्य करती है? अभी मेरे मुख से निकला ही है, चमगादड़ किस ध्वनि तरंगों पर कार्य करती है? प्रश्न हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। चमगादड़ किस ध्वनि तरंगों पर कार्य करती है? ओके, अब सर्वीय ध्वनि तरंगे, प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे, या सर्वीय ध्वनि तरंगे, या उपयुक्त सभी? क्या होगा? जानी दुश्मन, जी सर, बी। ओके, बी। ओके, प्रकाश सुतार, बी। ठीक है, बी। ठीक है, दिनेश, बी। राजस्थान पुलिस, बी। रीना चौधरी, बी। पूनम चंद मारवाड़ी, बी। भाटी, बी। सबके बी आ रहे हैं क्योंकि मेरे मुख से निकल भी गया था। ठीक है, प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे। ठीक है, चमगादड़ किस ध्वनि तरंगों पर काम करती है? प्रसर्वीय ध्वनि तरंगों पर काम करती है। ठीक है, अब सर्वीय ध्वनि तरंगों के बारे में फिर बता दूं, 20 HZ से कम होती है। 20 HZ से क्या होती है? कम होती है। प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे, सर्वीय जो ध्वनि तरंगे होती है वो 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ के मध्य रहती है। ठीक है, और प्रसर्वीय ध्वनि तरंगे 20,000 HZ से क्या होती है गुरुजी? अधिक होती है। ठीक है, चलो, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, प्रति ध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? सर, अर्जुन डिफेंस एकेडमी कहां है? अर्जुन डिफेंस एकेडमी रातानाडा मंगल टावर में है दोस्तों। ठीक है, एक बार आप जरूर डेमो लें और वहां आकर आप खुद देखें। चलो सर, प्रणाम जितेंद्र जी सर, प्रणाम। मारो नाम भी ले लो, राजकुमार गुजर। ओके भाई, ओके। जानी दुश्मन 100, अरे 100 नंबर डायल कैसे कर रहा भाई? 100 नंबर डायल कर रहा है कि सीधा 100 मीटर में? थोड़ा सॉरी सर। ओके, चलो, प्रति ध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी पूछिए। न्यूनतम दूरी, प्रति ध्वनि क्या होती है?
प्रतिध्वनि का मतलब होता है पहाड़ों से टकराकर ध्वनि का पुनः लौटना, पहाड़ों से टकराकर ध्वनि का पुनः लौटना, पहाड़ों से टकराकर ध्वनि का पुनः लौटना। ध्वनि का कौन सा गुणधर्म कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के लिए जो ध्वनि आप लोग बोले वो बिल्कुल साफ सुनाई देनी चाहिए। कैसी सुनाई देनी चाहिए? साफ सुनाई देनी चाहिए, ठीक है। अगर वो गूंज रही है तो प्रतिध्वनि कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। और ये पहाड़ों के अंतर्गत एक फिल्म है, ठीक है, और उस फिल्म के अंतर्गत वो किसी नाम चला तो वापस 3 बार रिप्लेस होता है। तो दोस्तों प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम जो दूरी होनी चाहिए वो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर। लेकिन जब 16.6 मीटर ऑप्शन के अंतर्गत नहीं है तो अपन को क्या मानना है दोस्तों? 17 मीटर मानना है। क्या मानना है? 17 मीटर मानना है। और 17 मीटर कहां है दोस्तों? प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वो 17 मीटर होती है। कितनी होती है? 17 मीटर होती है। सुरेंद्र जी ए ओके, 17 मीटर होती है। प्रतिध्वनि मतलब बोले के शब्द साफ सुनाई देनी चाहिए। और प्रतिध्वनि के लिए तीव्रता भी ध्वनि में क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी है। तीव्रता का मतलब है मेरे द्वारा बोली गई ध्वनि बहुत ज्यादा दूरी तय करनी चाहिए। मारवाड़ी भाषा में बात करें तो तीव्रता का मतलब है जको जितो ज्यादा जोरू बोली मेरी तीव्रता ज्यादा है, जको जितो ज्यादा धीरे बोली मेरी तीव्रता उतनी ही कम है। सर हमारा लाभ से बनावा, ओके ओके, चलो आएंगे दोस्तों, ठीक है। तीव्रता का मतलब क्या? जिको जितना ज्यादा जोर बोली मेरी तीव्रता ज्यादा है, जिको जितने ज्यादा धीरे बोली मेरी तीव्रता उतनी क्या दोस्तों? कम है। तो जितनी तीव्रता ज्यादा होगी उतनी प्रतिध्वनि होगी, ठीक है। चलो सर चाय पी ली आपने? हाँ भी चाय पी ली, ओके। चलो ये मुझे लगता है मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, सभी के सभी ऑफलाइन बैचों में पढ़ते हैं, ओके भाई। चलो प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? ओके दोस्तों, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? देखो ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? रटो मत। दुनिया में 3 प्रकार के ध्वनि की चाल, अगर मान लो मैं इस क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा हूं और अगर यही चीज, ठीक है, मैं आप लोगों को चंद्रमा पर पढ़ाता तो क्या आप मेरी ध्वनि सुन पाते क्या? नहीं। चलो अपन एक दिन चंद्रमा पर चल के देखते हैं कि आप मेरी ध्वनि सुन पाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब इस ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहां पृथ्वी पर वायुमंडल है, माध्यम है, इसलिए ध्वनि का क्या होता है? संचरण होता है। अगर माध्यम ज्यादा होगा तो ध्वनि का संचरण ज्यादा होगा और माध्यम कम है तो ध्वनि का संचरण क्या होगा दोस्तों? कम होगा। दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। और जहां तीनों नहीं होता वो कौन सी अवस्था होती है? निर्वात। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, और जहां तीनों नहीं होता वो कौन सी अवस्था है? निर्वात। ठोस अवस्था में पार्टिकल्स या कण बिल्कुल कैसे होते हैं दोस्तों? पास पास होते हैं। और द्रव अवस्था में इसकी तुलना में थोड़े कैसे होते हैं? दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में और ज्यादा दूर होते हैं। और निर्वात में कोई कण नहीं होता। देखो निर्वात वर्ड को ध्यान से दो, निर प्लस वात। यदि मान लो ये कह रहा है कि ध्वनि की चाल, अच्छा ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम ज्यादा होगा तो ध्वनि का संचरण ज्यादा होगा। अगर मैं एक ध्वनि की 4 किरण इधर डालूं, इधर से निकालूं, इधर से इधर प्रवेश करवाऊं, इधर से एंट्री करवाकर आउट करूं, इधर से एंट्री कराकर इधर आउट करूं, तो इसमें इतने सारे माध्यम मिलेंगे, इसमें कम माध्यम मिलेंगे, इसमें और कम मिलेंगे, और इसमें तो कोई दोस्तों माध्यम है ही नहीं। तो ध्वनि जितना ज्यादा माध्यम होगा और सबसे ज्यादा माध्यम किसके अंतर्गत है दोस्तों? ठोस में। तो ध्वनि का संचरण सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोसों में। ठोसों के बाद किसमें होता है? द्रवों में। द्रवों के बाद किसमें होता है? गैस में। और गैस के बाद किसमें होता है? हालांकि होता नहीं है, निर्वात होता है। निर्वात में कितना होता है? निर्वात में होता है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अगर आपको गैस में पूछे तो गैस में उदाहरण लिख लो, वायु। वायु में होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और द्रव के अंतर्गत पूछे उदाहरण ले लो, जल। जल में होता है 1431 मीटर पर सेकेंड। और ठोस के अंतर्गत ले लो लोहा। लोहा में होता है 5130 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सबसे ज्यादा संचरण किसके अंतर्गत हो रहा है? ठोसों के अंतर्गत हो रहा है। करेक्ट उत्तर पूछा अधिकतम, तो अधिकतम क्या हो जाएगा गुरुजी? ठोस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे। आज के बाद ये गलत मत करना, ओके। चलो प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। जब प्रकाश, सरपंच का पड़ोसी अजमेर, ओके भाई ओके। सरपंच कहां आऊं? चलो ये जानी दुश्मन कौन है भाई? अरे तुझे क्या करना जानी दुश्मन से, तू पढ़ने पर ध्यान रखे ना। चलो
देखिए दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन और ऑप्शन 4 प्रकीर्णन। जल्दी से जल्दी, राम 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 राम। ओके, उत्तर आने शुरू हो गए। ए प्रकाश देव ए। ठीक है, जल्दी से जल्दी दोस्तों, कमेंट इतने आने चाहिए, मेरे को पढ़ने का समय नहीं मिलना चाहिए कमेंट को। जल्दी से जल्दी, ए। ठीक है, चलो ए। ओके, ये योगी के कनाडा। ओके, ठीक है, ए है, ए ठीक है, ए। अरे भाई चलो, ए सभी लोग शाकाहारी रहे। ओके, चलो मतलब के कमेंट नहीं करे दोस्तों। चलो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की कौन सी घटना कहलाती है? तो जोरदार से उत्तर देना, कौन सी घटना? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम में आएगी और टकराकर वापस जाएगी, उसी माध्यम में घटना होगी, तो प्रकाश की कौन सी घटना होगी? परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम होगा दोस्तों सघन टू विरल, सघन टू विरल। और प्रकीर्णन वर्ड का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन वर्ड का मतलब क्या होता है? फैलना। यानी जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है तो प्रकाश की कौन सी घटना होगी दोस्तों? प्रकीर्णन। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल मॉक टेस्ट करें, अपन को सीधा उत्तर देना, ज्यादा समझाना नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो कौन सी घटना करेगा? अपवर्तन करेगा। एक माध्यम में तो कौन सी घटना होगी? परावर्तन। और सघन टू विरल करेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और चारों दिशाओं में फैलना प्रकाश की कौन सी घटना कहलाती है? प्रकीर्णन। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकीर्णन। ओके दोस्तों, चलो प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जल्दी से जल्दी उत्तर देना दोस्तों। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ओके, ए बाटी टी स्टार से चाय लो सर है। ओके, लियो भाई, चलो जानी दुश्मन। ओके सर जी, अर्जेंट काम है। ओके, चलो बी डी ए। चलो देखो दोस्तों, प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? एक बार फिर मैं उत्तर बता रहा हूं उदाहरण को लेकर। प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? यदि वर्ड अपवर्तन है, यदि वर्ड क्या दोस्तों? अपवर्तन। तो अपवर्तन में ज्यादातर उदाहरण क्या होंगे? पानी और पानी में रखी हुई कोई भी वस्तु, पानी में रखी हुई कोई भी वस्तु। यदि उस वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, किसमें? आकार और आकृति में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है। ऐसे उदाहरण प्रकाश की कौन सी घटना में काउंट करेंगे दोस्तों? अपवर्तन में। जैसे मैंने कहा, पानी में रखी हुई छड़ का मुड़ा दिखाई देना, पानी में बड़ा सिक्का ऊपर दिखाई देना, ऐसे कोई उदाहरण है तो प्रकाश की कौन सी घटना होगी दोस्तों? अपवर्तन की होगी। परावर्तन में दोस्तों एक ही माध्यम में किसी को देखना, एक ही माध्यम में किसी को देखना, एक माध्यम में किसी को देखना, प्रकाश की कौन सी घटना होगी रे? प्रकाश की होगी दोस्तों परावर्तन। हवा टू हवा या पानी टू पानी, जिसको देख रहे हैं, ठीक है, जिसको देख रहे हैं और जो देख रहा है, उन दोनों का माध्यम क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जहां भी दोस्तों वर्ड चमकीला आए, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरग मरीचिका का बढ़ना, ठीक है, गर्मियों में सड़क पर पानी की तरह चमकीला दिखाई देना, ऐसे उदाहरण जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। और दोस्तों प्रकीर्णन के अंतर्गत जहां भी विशेष रंगों की बात होती है, और विशेष रंगों में या तो नीला हो और या लाल हो, जैसे मैंने कहा सूर्य उदय होते समय या अस्त होते समय लाल दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, ऐसे उदाहरण किस घटना के अंतर्गत जाएंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत जाएंगे। ओके, जिस विद्यार्थियों ने डी आंसर दिया उसका करेक्ट है, सही है। ओके, चलो, जीतू की लंबाई 172 सेंटीमीटर है तो कितना समतल दर्पण आवश्यक होगा? जीतू की लंबाई 172 सेंटीमीटर है तो कितना समतल दर्पण आवश्यक होगा? चलो जल्दी से जल्दी उत्तर दो। 86 सेंटीमीटर। ओके, नंबर 2 82 सेंटीमीटर, नंबर 3 80 सेंटीमीटर और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो, जीतू की लंबाई 172 सेंटीमीटर है तो कितना समतल दर्पण लाना होगा? ओके, जल्दी से जल्दी उत्तर आने शुरू हो गए। बी आ रहा है, कोई ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। चलो, बी आ रहा है, ए आ रहा है। देखो, बी ए लाइन लगा दी आप लोगों ने। ठीक है, ओके, चलो, ओके। देखो दोस्तों, मैंने कहा कि अगर किसी वस्तु की लंबाई L है, क्या दोस्तों? L है,
और यदि उसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो L/2 समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। कितनी होगी दोस्तों? L/2 समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। यानी जिस व्यक्ति की लंबाई L है और यदि इसका पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो L/2 समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब मैंने कहा है कि 172 लंबाई है, तो 172 का क्या करना है? आधा करना है, तो 2 का भाग देंगे 8 दूनी 16, पीछे बचा 1 उतारे 12, 2 का भाग देंगे 6 दूरी 12, कितना उतराएंगे? 86 सेंटीमीटर। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने ए उत्तर दिया उसका करेक्ट सही है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो लंबाई है उस लंबाई का क्या करना है दोस्तों? आधा करना है। टीपे मत मारें, आप आराम से सोचकर उत्तर देने, ज्यादा टीपा मारना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, चलो आगे देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर, पानी में पड़ी प्रज्ञली चमकीला दिखाई देना। अभी मैंने लिखा था जहां भी चमकीला वर्ड दिखाई दे, जहां भी चमकीला वर्ड दिखाई दे वह प्रकाश की कौन सी घटना मानिए दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन में पानी और पानी में रखी हुई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, परावर्तन में एक माध्यम और इसमें नीला और लाल, और जहां भी चमकीला वर्ड दे प्रकाश की कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने वर्ड लिखा है चमकीला, मैंने मुड़ी हुई दिखाई देने की बात नहीं की है। सभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत अच्छी क्लास है। ओके, धन्यवाद पूनम चंद मारवाड़ी। ओके, चलो प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, प्रकाश एक कौन सी प्रवृत्ति का है? प्रकाश एक कौन सी प्रवृत्ति का है? ऑप्शन ए तरंग प्रवृत्ति का है, कण प्रवृत्ति का है, या दोहरी प्रवृत्ति का है, या सभी है। ठीक है, प्रकाश एक कौन सी प्रवृत्ति का है? प्रकाश एक कौन सी प्रवृत्ति का है? ठीक है सर, खाना खा लो, चाय पीने से काले होते हैं क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चाय पीने से कोई काले वाले नहीं होते हैं। अपन बचपन में ज्यादा चाय पीते थे तो घर वाले अपन को चाय को रोकने के लिए कोई ना कोई चीजें अपन को कह देते थे ताकि अपन उसको ले लेते थे। ठीक है, सरपंच का पड़ोसी रहेगा ये कभी सरपंच बनेगा? बनेगा, एक दिन जरूर बनेगा। मेहनत कर रहा है, 100% सरपंच बनेगा। आप पढ़ाई पर ध्यान दे, सरपंचों पर ध्यान नहीं दे। चलो, अरे मैं तो क्लास में ऐसे ही बोलता हूं बेटा, चाय पीने से काले नहीं होते। ठीक है, ऑफलाइन की बातें ऑनलाइन में न करें। चलो, वेरी नाइस क्लास सर। ओके, देखो प्रकाश एक कौन सी प्रवृत्ति का होता है? प्रकाश दोनों ही प्रवृत्ति का होता है, तरंग प्रवृत्ति का भी होता है और कण प्रवृत्ति का भी होता है। प्रकाश तरंगों में भी गमन कर सकता है और कणीय में गमन कर सकता है। दोनों को विवाद खत्म करने के लिए हम कह रहे हैं दोनों ही प्रवृत्ति का होता है। और आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसें कौन है? ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? चलो, ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? चलो, बी 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 डी 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 डी। ओके, डी मनीष कदम केवरिया, डी 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 ए बी। ओके, डी 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 डी। ओके ओके, डी डी डी। आग लगा रही है राजू जी, अभी आग मत लगाओ भाई, थोड़ी टाइम है, वक्त है। चलो, डी बी डी बी ए। ओके, देखो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, SO2 भी है, NO2 भी है और CFC भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो लगभग उसके अंतर्गत ऑप्शन यही बैठ रहा है, ये सभी जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, जयपुर से नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने ज्यादा हो सके शेयर करें और बाकी बेमतलब की चीजों पर ध्यान नहीं दें। अपन लोगों को केवल अभी तैयारी करनी है, पढ़ाई पर फोकस करना है। आर्मी GD के लिए भी विशेष प्रकार के चीजें हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी डेट आ सकती है, डेटें आती रहेगी। आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। और जो डेटों के चक्कर में पड़ा रहता है वो 24 घंटे डेटों के बारे में ही सोचता है, पढ़ाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो आप लोगों का अभी जो कर्तव्य है, उद्देश्य है, वो केवल पढ़ाई करना है। जब भी डेटा आएगी, ठीक है, एग्जाम होने हैं, ठीक है, आप इन चीजों में न पढ़े, केवल अपनी तैयारी को ध्यान में रखना है और केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि अपन क्या डेटों के चक्कर में रहते हैं, अरे डेट, चलो कल डेट आ गई, क्या उखाड़ लोगे आप लोग?
कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों की जितनी तैयारी है उस तैयारी को और स्ट्रांग बनाओ। क्या बनाओ? और स्ट्रांग बनाओ, और नेगेटिव या नकारात्मक लोगों से दूर हो जाओ। जिंदगी में नकारात्मक लोगों के पास ही नहीं रहना है। ठीक है, आर्मी जीडी के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं और लगभग तय है आर्मी जीडी के लिए जितने भी एआरओ में दौड़ करके बैठे हैं वे विद्यार्थी हैं, वो अपनी तैयारी पर फोकस करें। समय बहुत कम है, कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है, लिखित परीक्षा की आ सकती है। ठीक है, आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, क्योंकि सच्चाई हमेशा किसी को कड़वी लगती है, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है। डेट करने से क्या होगा? डेट तो कल आ गई, क्या कर लोगे तुम लोग? ठीक है, अभी एक मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हो, आप देखो उसमें कितना आंकलन हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाओ ना। जब भी डेट हो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, जब भी डेट हो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। एग्जाम करवाने का काम भारतीय सेना के अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, हम आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञापन दे रहे हैं, कोशिश लोग सब कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीजों से परे हटके अपनी तैयारी को टारगेट बनाएं, तैयारी को फोकस करें। बहुत जल्द एग्जाम डेट आ जाएगी। ठीक है, और समय बिल्कुल खराब नहीं करें। ये चीजें समय एक ही बार मिलता है दोस्तों, ये समय चला गया तो वापस समय कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो तुम लोग, क्योंकि एक तो सेना के अंतर्गत भर्ती का टाइम भी पीरियड बहुत कम होता है 19 से 21 के आसपास। ठीक है, और एक बार मान लो टाइम चला गया तो वापस क्या अभी तुम डेटे चिल्लाते रहोगे और तैयारी को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या अगली भर्ती के अंतर्गत वापस दौड़ने के लिए आप लोगों के पास कितनी चीजें होगी, कितनी समस्याओं का समाधान होगा, कितनी चीजें आप लोगों के फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी। आज अपने घर वाले अपन को यहां बड़े मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बड़े मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप केवल पढ़ाई पर ध्यान रखें, इन चीजों से बिल्कुल परे हट जाओ। जिंदगी में इन चीजों पर फोकस करोगे दोस्तों तो हमेशा पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, कुछ भी ध्यान नहीं देना, जिस दिन आएगी आती रहेगी। जिस दिन जिसकी भी डेट है, चाहे वो कांस्टेबल है चाहे वो आर्मी है, ठीक है, जिसकी डेट जिस दिन आएगी आती रहेगी। आप लोगों को केवल अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अपनी तैयारी को कितना स्ट्रांग बनाना है वो आप सोचो, अपनी तैयारी को कितना स्ट्रांग बनाना वो आप लोग सोचो, क्योंकि आप लोग इन डेटों के चक्कर में रहोगे ना तो तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा डेट आएगी तब तैयारी कर लेंगे, फिर क्या तैयारी कर लोगे? महीना डेढ़ महीना मिलेगा। ठीक है, अगर आर्मी जीडी की बात करूं, महीना डेढ़ महीना कम से कम साइंस के 20 से 25 चैप्टर है, मैथ के 20 चैप्टर है, ठीक है, जीके के 20 से 30 चैप्टर है। क्या कर लोगे 20-30 चैप्टरों में? क्या टेस्ट दे रहे हो? आज अपन क्या टेस्ट दे रहे हैं? अभी आईआरओ के अंतर्गत वापस जो आया था उसके अंतर्गत पेपर का लेवल थोड़ा बदला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो रटे प्रश्न आजकल नहीं आ रहे, पेपर का लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप इन चीजों पर टारगेट करो दोस्तों। समय बहुत कम है, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, समय बहुत कम है, कभी एग्जाम हो सकते हैं। आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। एक बार ये समय निकल गया वापस जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता है, कभी लौट कर नहीं आता। ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। आपका सिलेक्शन होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मां बाप और गुरु होता है। कौन होता है? मां बाप और गुरु होता है। इनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों को, तस्वीरों को दिमाग में रखना है और केवल अपनी भर्ती पर टारगेट बनाकर तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी करना। बाकी सब जी जाल जंजाल है उन सबको छोड़ दो। ठीक है, सबको छोड़ दो, सबसे परे हट जाओ, सबसे परे हट जाओ। केवल एक चीज याद रखना, तैयारी तैयारी और तैयारी। इसके अलावा अपनी जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए जब तक अपनी नौकरी न लगे, जब तक अपनी नौकरी न लगे। ओके दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।